Welcome to Vidyamde classes in collaboration with Doubtnut. My name is Karunesh Kumar and I've done BTech and MTech from IIT Delhi और मुझे टोटल 9 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं 7 साल से ज़्यादा विद्यामंदिर में पढ़ा चुका हूँ। ये इंट्रोडक्शन तो मैं कई बार दे चुका हूँ, मतलब 5-6 वीडियोस आ चुके हैं मेरे। तो मतलब ये इंट्रोडक्शन आई थिंक अब तक मुझे पहचान चुके होंगे। इंट्रोडक्शन की बार बार आई थिंक जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट फिर भी मैं शॉर्ट में नेक्स्ट टाइम से बता दिया करूँगा। तो अब हम लोग ये इस मुद्दे पे ज़्यादा आ जाते हैं कि आईटी जाना कैसे है। ठीक है बच्चों, है ना? तो जो हमने लास्ट क्लास में किया था, हमने 3 फोर्सेस इंट्रोड्यूस कर दिया था आपको। चौथा फोर्स इंट्रोड्यूस कर ही रहा था तभी मैंने क्लास एंड किया था और बेसिक्स इंफॉर्मेशन आपको इंट्रोडक्शन किया था बस कि क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमने कौन कौन सा फोर्स बच्चों कर लिया था? वेट कर लिया था, mg, नॉर्मल फोर्स कर लिया था बच्चों, और टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, टेंशन फोर्स, राइट। तो ये 3 फोर्सेस से हमने क्वेश्चन बना लिए थे। एक्सीलेट करके सिस्टम में एक्सीलेशन में निकाल लिया था और हम चौथे फोर्स की बात बच्चों कर रहे थे। आ जाओ चौथे फोर्स की बात बच्चों करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना है। आप पढ़ोगे तो आपको पहली बार ना ऐसा रियलाइज होगा कि आप फ्रिक्शनल फोर्स को समझ रहे हो, बहुत अच्छे से रट नहीं रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, तो बच्चों यहां पर क्या था, मैंने आपसे बताया था कि जैसे एग्जाम्पल लिया था कि आप एक ब्लॉक लेते हो बच्चों, और इस ब्लॉक को मान लो आप में से ही कोई एक बच्चा खड़ा होकर इसको धक्का मार रहा है, राइट? ऐसे धक्का मारा और ये स्लिप नहीं कर रहा है। स्लिप मतलब मोशन में नहीं आ रहा है। अगर मोशन में नहीं आ रहा, आपने फोर्स लगाया और मोशन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? क्या मतलब निकल करता है? इसका ये मतलब आता है इसमें कोई अपोज करने के लिए फोर्स, मतलब इसको रोका है किसी ने। और वो कौन रोकता है? तो मैंने बताया था कि फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोड्यूस बिटवीन टू सरफेसेस ड्यू टू देयर रफनेस। क्योंकि जो ये सरफेस है, देख बच्चे, यहां पे जो सरफेस है और जो ग्राउंड है, इन दोनों के बीच में रफनेस है। ये समझ, रफनेस है बच्चों, रफनेस है। अगर रफनेस है, ठीक है, तो ये कुछ यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करता है। और किधर प्रोड्यूस करता है, अभी हम बात करते हैं किधर प्रोड्यूस करता है, बट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और यहां पर इतना फोर्स प्रोड्यूस करा कि जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो बच्चों उसको रोक ले रहा है। करेक्ट है, तो ये रहा आपका फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने आपको ये बताया था कि जब मैं ड्राइंग में बनाऊंगा तो ऐसे कुछ जिगजैग करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि रफ सरफेस के हिसाब से मैं फोर्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, हर एक फोर्स की अपनी कहानी होती है। तो ये रहा आपका पहली बात कि दो रफ सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स आता है। अब उसकी डायरेक्शन किधर होती है और कितना अमाउंट होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस स्लाइडिंग और स्लाइडिंग टेंडेंसी। अब स्लाइडिंग या स्लाइडिंग टेंडेंसी बच्चों क्या होती है? जैसे यहीं पर, अब देखो मैं इसको इधर की तरफ धक्का मार रहा हूं बच्चों, तो अगर इधर की तरफ धक्का मार रहा हूं तो ये स्लिप नहीं कर रहा है ना? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इसको इधर लगा के रोक रहा है। तो ये इसके एक्चुअल में अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता, जरूर अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो इधर की तरफ स्लाइड कर जाता। तो इसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी थी, लेकिन इसको रोका किसने बच्चों? इसको फ्रिक्शन ने पीछे रोका। ठीक है बच्चों, तो बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि स्लाइडिंग टेंडेंसी, जब ये ब्लॉक मूव नहीं करता तो उसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी होती है। और चेक कैसे करते हैं बच्चों? आप ऐसा करो, फ्रिक्शन को एब्सेंट मान लो कि फ्रिक्शन नहीं होगा, तो जिधर नेट फोर्स लगा, विदाउट फ्रिक्शन देख लो, विदाउट फ्रिक्शन बच्चों देखो, जिधर नेट फोर्स लग रहा होगा उसी को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आएगा। बिल्कुल स्टैंडर्ड, अच्छी सी बात। ठीक है, अब जैसे यहां पर अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इधर की तरफ धक्का लग जाता है, इसको कोई रोक ही नहीं पाता। इसका मतलब इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी बच्चों इधर की तरफ है। और अगर फ्रिक्शन है तो यहां पर फ्रिक्शन आके रोक लेगा इसको, तो हमें डायरेक्शन पता चल गया। और अगर स्लिप कर रहा है, ये बात बिल्कुल स्टैंडर्ड है। अगर मान लो ये मोशन में होता, मान लो तुमने इतना फोर्स लगा दिया कि आगे चल पड़ता, ठीक है, ज्यादा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ द फोर्स, वो हम बात करेंगे कितना होता है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ द फोर्स के बाद ये ब्लॉक स्लिप करने लगेगा। और जिधर जैसे मान लो राइट की तरफ स्लिप कर रहा तो पीछे की तरफ बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। ठीक है बच्चों, है ना? है ना इंटरेस्टिंग? अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात से मुझे एक और चीज आई जो मैंने लास्ट क्लास से पूछा था, ये पूछा था, इस सिचुएशन के बारे में मैंने आपसे पूछा था। इस सिचुएशन में मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर एक हेवी ब्लॉक, मान लो आपका अलमीरा है, एकदम अलमीरा ऐसे रखी हुई है और आप उसको धक्का मारते हो, अकेले धक्का मारते हो, मान लो आपने अकेले धक्का मारना शुरू, आपसे स्लिप ही नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर आपके मामे चाचा जाते हैं उसको साथ में धक्का मारना शुरू करते हैं, तो क्या होता है? तो जब वो साथ में मिलकर धक्का मारते हैं तो मान लो दो लोग भी धक्का नहीं मार रहे तो 3-4 लोग आ गए, आपके मम्मी पापा सब लोग आके धक्का मारे, तो फिर अचानक से दिखता है स्लिप होने लगता है। और जैसे स्लिप होने लगता है फिर आपका मामा या चाचा कोई एक ही उसको धक्का मार के आगे स्लिप कर देता है। ऐसा देखा आपने? मतलब जब तक स्लिप नहीं कर रहा तो उसको बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए था, लेकिन एक बार जैसे स्लिप कर गया उसके बाद एक या दो बंदे उसे आगे धक्का मार के पहुंचा देते हैं। ठीक है बच्चों, है ना? ये इंटरेस्टिंग सी कहानी। तो आज हम यही इसी सिचुएशन को और डिस्क्रिप्टिव ले जाएंगे और जानेंगे ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है, ऑल राइट। तो हम लोग कंडीशन लेते हैं, जैसे मान लो इसी ब्लॉक को बना देते हैं,
ठीक है। मान लो यहां पर एक ब्लॉक मैंने बना दिया बच्चों, ठीक है बच्चों, ये एक सरफेस है और यहां पर एक ब्लॉक मैंने बना दिया, ठीक है। ओके, आपको दिख नहीं रहा, नीचे कर लेते हैं। और यहां पर अगर मान लो मैं फोर्स लगाना शुरू करता हूं, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में, ऐसा मत सोचना ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में नहीं है, मैं इसको ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में कर देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल ही, ठीक है बच्चों। स्क्वायर भी कर देता हूं, थोड़ा ठीक लगेगा, ठीक है। और आपने यहां पर एक फोर्स लगा दिया बच्चों, ये देखो ये। अब इस फोर्स की खास बात क्या है, मैं इसको ऐसे विजुलाइज करता हूं। अब ये एक फोर्स जो होता है ना, फोर्स होता है उसे हम ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, ऑब्जर्व करते हैं कि फिनोमेना कैसे हो रहा है। तो मैंने कहा देखो जी, मैंने यहां फोर्स लगाना शुरू किया और मैंने धीरे धीरे, जैसे मान लो 0 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है बच्चों, कुछ 0 न्यूटन लगाया, फिर 1 न्यूटन लगाया, 0 लगाया, मान लो कोई फोर्स लगा रहा है, 0 लगाया, 1 लगाया, ऐसे करके आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया। एक तुमने देखा कि जब 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, कुछ सर्टेन अमाउंट तक ये स्लिप नहीं कर रहा था, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर जस्ट स्लिप करने वाला, धक्का लगने वाला है इसको, मतलब जस्ट स्लिप होने वाला है, और उसके बाद आप स्लिप हो जाता है तो फिर आप उसको धक्का लग के आगे मूव करना शुरू कर देता है ना। तो ये हुआ था। तो इसको फिर हमने सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व करना शुरू किया बच्चों, इस फोर्स को हमने सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व करना शुरू किया। कैसे ऑब्जर्व किया हमने कहा, इस पूरे सिनेरियो को देखो, पहले क्या था, तब धक्का लगा रहे थे, स्लिप नहीं कर रहा था। फिर एक पॉइंट ऐसा, व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, जस्ट स्लिप होने वाला है बच्चों, हल्का सा स्लिप होने वाला है, वो पॉइंट बाउंड्री है जिसमें स्लिप करने वाला है। फिर इसका तब थोड़ा और फोर्स बढ़ाया तो स्लिप कर गया। तो इन 3 सिचुएशन को मैंने कैसे बांट दिया, देख बच्चे सारे ध्यान से देखेंगे, मैंने इसको 3 केसेस में बांट दिया, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने कहा जी ऐसा करो, ये है केस 1, ये है केस 2 और ये है केस 3। इस पूरे फिनोमिना को जो यहां पर हुआ है ना, शुरुआत में भी फ्रिक्शन था, बाद में भी फ्रिक्शन है, इसको इस पूरे 3 फ्रिक्शन की सिचुएशन को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। केस 1 कब है, व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग, व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग, ध्यान से सुनना, when there is no slipping, मतलब आप धक्का मार रहे हो, you applied a force, मतलब ये हर केस में applied a force और स्लिप नहीं कर रहा। अगर स्लिप नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये बताओ, जितना फोर्स लग रहा है ना, उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करने के लिए आ रहा होगा। जितना नेट फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन के अलावा, जितना नेट फोर्स लग रहा होगा अलोंग दिस सरफेस, ये बात ध्यान रखेंगे, फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के अलोंग ही लगता है, दो सरफेस के बीच का फोर्स है ये। तो इधर जितना नेट फोर्स लग रहा होगा, यहां पर जैसे एफ लग रहा है, तो इतना ही अपोज करने के लिए बच्चों यहां पर आया होगा, है ना। तो व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग मतलब बिल्कुल स्लिप नहीं कर रहा है, देन फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नेट फोर्स, नेट फोर्स अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस बच्चों। तो इसको मैंने केस 1 बोल दिया। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो नेट फोर्स जो पीछे की तरफ लग रहा होगा बच्चों, उसके बराबर होगा, ये बात समझना, ठीक है। और यहां स्लिपिंग नहीं हो रही है तो इसको मैंने क्या बोला, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन बोला मैंने, क्योंकि स्टैटिक सिचुएशन और कोई स्लिपिंग नहीं हो रही बच्चों, ठीक है। तो केस 1 सबको याद हो जाएगा, केस 1 बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए सबको, ठीक है बच्चों, कि जब कोई स्लिपिंग नहीं होती, बिल्कुल ध्यान से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझो। केस 1, केस 1 याद हो गया। केस 1 क्या बच्चों, व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग, व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग बच्चों, एंड नेट फोर्स, इस केस में जो नेट फ्रिक्शनल फोर्स होगा या फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो नेट फोर्स अलोंग द सरफेस के बराबर होगा बच्चों। इस बात को ध्यान देंगे, नेट फोर्स के बराबर होगा। ये क्लियर है क्या, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है इसमें आपको, नेट फोर्स के बराबर आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्लियर है बातें यहाँ पे, नेट फोर्स के बराबर आएगा, जो नेट फोर्स होगा उसको अपोज करने के बराबर आएगा, डायरेक्शन हमेशा नेट फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो अगला केस क्या बनाएंगे हम लोग, ध्यान से देख, ध्यान से देख, केस नंबर 2 में क्या आएगा, दूसरा पॉइंट क्या आएगा, यहां पर जैसे 3 पॉइंट आ रहा है, 1 2 और ये 3 पॉइंट, स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो यहां पर जो केस आएगा वो क्या आएगा, व्हेन ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, जस्ट अबाउट टू स्लिप, है ना, ये केस आया। तो ये जो केस था ना बच्चों, ये ध्यान से सुनना, ये जो केस था व्हेन ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, व्हेन ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, तो इस वाले केस को हमने क्या बोला, सोचो हमने क्या बोला, ये लिमिटिंग केस है आपका। इसके बाद अगर तुमने थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स लगाया बच्चों, इसके बाद थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स लगाया, ध्यान से समझना, इसका थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स लगाया तो स्लिप कर जाएगा। तो ये बाउंड्री है, जिससे कम लगाओगे तो स्लिप नहीं करेगा, जिससे थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे तो स्लिप करेगा।
तो हमने ऑब्जर्व किया जो ये फ्रिक्शनल फोर्स था इस पॉइंट पे, व्हेन ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू, यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमने लिमिटिंग फोर्स बोला एफ एस, विच इज म्यू एस एन था, ये म्यू एस एन था, इस बात को ध्यान रखेंगे। वेयर म्यू एस क्या है, जो बाउंड्री की बात, हर बार नहीं, अगर जस्ट अबाउट टू स्लिप है तो उस केस में ये याद रखना हमें, व्हेन ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, व्हेन ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, तो उस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है ब्लॉक में वो म्यू एस एन होता है। वेयर म्यू एस क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों, बिल्कुल आसान सी बात है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और एन क्या है, अच्छा एन की वैल्यू बहुत सारे बच्चे सोचते हैं एमजी लग जाता है, बिल्कुल नहीं, एन क्या है, नॉर्मल फोर्स जो भी सरफेस में होगा, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या है। तो उस जैसे अब हम यहां पर फ्रिक्शन निकाल रहे हैं बच्चों, तो यहां पर जब फ्रिक्शन निकाल रहे हैं ध्यान से समझना, जब यहां फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो जब यहां फ्रिक्शन निकाल रहे हैं इसको बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब यहां फ्रिक्शन निकाल रहे हैं तो ब्लॉक जो नॉर्मल फोर्स है इसके बीच का ही लेना होता है हमेशा, यहां जो इस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है तो नॉर्मल फोर्स बिटवीन सरफेस होता है, बिटवीन नॉर्मल फोर्स बिटवीन सरफेस, ये जो एफ एन है वो नॉर्मल फोर्स बिटवीन सरफेस है बच्चों, बिटवीन सरफेस, ठीक है बच्चों, है ना इंटरेस्टिंग सी कहानी, बिल्कुल इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो ये भी अच्छा जस्ट अबाउट टू स्लिप है, स्लिप नहीं किया, इस बात को ध्यान रखना, जस्ट अबाउट टू स्लिप है बट स्लिप नहीं किया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोले भैया आपने वो वाला आंसर नहीं, अभी करता हूं ना वो आंसर, चिंता क्यों कर रहे हो, वो आंसर यहीं पे है, यहीं छिपा, इसी सिचुएशन में छिपा है कि वो पहले ज्यादा फोर्स हमें क्यों लगाना पड़ा था इनिशिएट करने के लिए शुरुआत में, फिर बाद में कम फोर्स, यही पता चलेगा बच्चों, ठीक है। तो हमें पता चल गया यहाँ पे कि यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स होता है वो दोनों सरफेस के बीच का ही नॉर्मल फोर्स है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो म्यू एस एन होगा, ठीक है बच्चों। तो हमने एक सर्टेन अमाउंट तक पहुंचे जिससे ब्लॉक जस्ट स्लिप करने वाला बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, केस 3 पर आ गए, केस नंबर 3 आ गया। केस नंबर 3 क्या कहता है कि हमने जो जस्ट अबाउट टू स्लिप था उसमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ द फोर्स लगाया था बच्चों, अब उससे भी ज्यादा फोर्स लगा दिया हमने तो स्लिप करने लगेगा, तो व्हेन ब्लॉक इज स्लिपिंग, ठीक है। ये तीसरा केस होगा व्हेन ब्लॉक, इस पूरी सिचुएशन हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, व्हेन ब्लॉक इज स्लिपिंग बच्चों, ठीक है, व्हेन ब्लॉक इज स्लिपिंग, ठीक है, व्हेन ब्लॉक इज स्लिपिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड, व्हेन ब्लॉक इज स्लिपिंग, क्लियर है बात यहां पे। तो व्हेन ब्लॉक इज स्लिपिंग, इस केस में बच्चों क्या होगा, ठीक है, इस केस में क्या होगा कि अगर ब्लॉक स्लिप कर रहा है तो हमने ऑब्जर्व किया जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू थी वो एफ के थी और उसकी वैल्यू थी म्यू के एन, ठीक है। म्यू के क्या था बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और नॉर्मल वाइज सेम, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल फोर्स बिटवीन दी सर्फेसेस, ठीक है, इस बात को प्लीज ध्यान रखेंगे, नॉर्मल फोर्स बिटवीन दी सर्फेसेस ही है, यहां पर कुछ अलग नहीं है, नॉर्मल फोर्स बिटवीन दी सर्फेसेस ही है, करेक्ट है क्या ये बात। तो इस बात को प्लीज ध्यान रखेंगे कि जब ब्लॉक स्लिप कर रहा होता है तो वहां पर म्यू के एन होता है, अच्छा म्यू के और म्यू एस की वैल्यू अलग अलग होती है और ये सरफेस पे ही डिपेंड करती है, जो म्यू एस होती है और म्यू के होती है दोनों ही वैल्यू दो सरफेसेस के बीच पे डिपेंड करती है, दो रफनेस पे डिपेंड करती है, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। तो हमने क्या देखा कि जब मूव कर रहा था, जब स्लिप कर रहा था बच्चों, जब स्लिप करने लग गया था, मूव नहीं, जब स्लिप करेगा दोनों सरफेस के बीच में स्लिपिंग होगी या रिलेटिव वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, और जब जस्ट अबाउट टू स्लिप वाली कंडीशन होती है जिसे हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन ही बच्चों बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, देख ध्यान से समझ, बड़ा इंटरेस्टिंग सी कहानी है, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन है, तो म्यू के बच्चों क्या है, म्यू के क्या है, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहीं पे आपका आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। ये इस इन दोनों को हम लोग स्टैटिक जोन बोल देते हैं, ये भी ध्यान दे देते हैं, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक जोन, और इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक जोन बच्चों, ठीक है। ये स्टैटिक जोन है, ये काइनेटिक जोन है, मतलब यहां पर स्लिपिंग हो रही होती है, यहाँ नो स्लिपिंग, ये दोनों केस 1 एंड केस 2 आपके नो स्लिपिंग जोन है और केस 3 आपका स्लिपिंग जोन है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो म्यू एस की वैल्यू होती है बच्चों, हमने ऑब्जर्व किया म्यू एस की वैल्यू, पहले म्यू एस की वैल्यू जो म्यू की वैल्यू होती है, म्यू एस और म्यू बेसिकली जो कोफिशिएंट्स है वो हमेशा रफनेस पे डिपेंड करता है, तो प्रोपोर्शनल टू रफनेस लिख सकते हैं, तो ध्यान रख सकते हैं हम लोग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, रफनेस पे डिपेंड करता है, तो इसको हम लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि जो म्यू होता है, कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमेशा रफनेस पे डिपेंड करता है बच्चों, याद रखेंगे, सब याद रखेंगे, ये सब जो जितना ज्यादा रफनेस होगा उतना ज्यादा म्यू होगा, करेक्ट है बात। अब हमने छोटी सी बात और ऑब्जर्व की, क्या छोटी सी बात ऑब्जर्व किया कि जो आपका म्यू एस होता है बच्चों, जो म्यू एस होता है बच्चों वो म्यू के से ज्यादा होता है,
यह मेरी ऑब्जर्वेशन थी। जो म्यूएस होता है वो म्यूके से ज्यादा होता है, करेक्ट है बात, म्यूएस म्यूके से ज्यादा होता है। तभी जब हम इसे धक्का लगाते तो लिमिटिंग वैल्यू तक जब तक हम पहुंचाएंगे, ये आपका आंसर, जब तक एक्चुअली यहां धक्का मार रहे हो आप लोग, ध्यान से समझना, आप यहां धक्का मार रहे हो, जब तक आप म्यूएसएन को क्रॉस नहीं करोगे बच्चों, तब तक ये स्लिप नहीं करेगा। और जो म्यूएसएन की वैल्यू है, ध्यान से, म्यूएसएन की वैल्यू काफी लार्ज होती है, ठीक है, म्यू की एन की एवज में। तो जैसे ये जब तक स्लिप नहीं करेगा तो बड़ी वैल्यू चाहिए इसको, और जैसे स्लिप करता है फ्रिक्शन अचानक अपनी वैल्यू को कम करके म्यू की एन कर देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो एक्चुअल में म्यूएस म्यूके से बड़ा होता है, इसलिए जब तक हम मतलब जब तक इनिशिएट नहीं होती स्लिपिंग, तब तक हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि उसकी लिमिटिंग वैल्यू तक जब तक पहुंचाएंगे, जब तक उसको ओवरकम नहीं करेंगे बच्चों, तब तक वो स्लिप नहीं करेगा। इस बात को समझ में आ रहा है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंसर है इसका कि म्यूएस की वैल्यू जो था, अब ये अभी मैं बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, म्यूएस की वैल्यू म्यूके से ज्यादा क्यों होती है, अभी मैं बात करने वाला हूं। बट आप याद रख लो कि पहले म्यूएस की वैल्यू ज्यादा होती म्यूके से, इसलिए हम यहां पर ऐसा करते। अच्छा, कई बार ऐसा होगा बच्चों कि आपके म्यूएस ये गिवन होगा, कई बार ऐसा होगा कि म्यूएस म्यूके के बराबर, तो ये नो मैं लिखवा नहीं रहा हूं, कंफ्यूज होगे बाद में, इसलिए तो म्यूएस म्यूके के बराबर कई बार दे देगा, वो सिर्फ थेरेटिकल है, वो मतलब बेसिकली तुम्हें समझाने, तुम्हें सिचुएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए दे देता है, ठीक है। मतलब नेचर में बहुत कम ऐसे, मतलब आई थिंक मुझे तो नहीं पता ऐसा कुछ कि नेचर में ऐसा कुछ पाया जाता है जिसमें म्यूएस और म्यूके दोनों सेम होता है, ठीक है। मतलब 0 0 हो गया तो अलग बात है, लेकिन सेम वाली चीजें तो मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सी होती है। बट मोस्टली क्या होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं, मोस्टली म्यूएस और म्यूके क्या होता है इसमें, म्यूएस हमेशा ज्यादा होता है, म्यूएस हमेशा म्यूके से ज्यादा होता है बच्चों। क्यों होता है, देखो ध्यान से समझना, क्यों होता है म्यूएस म्यूके से ज्यादा। अब तीनों केसेस ज्यादा हो गए बच्चे, तीन केसेस में मैंने डिवाइड कर दिया। आंसर जाने से पहले एक बार दिमाग में बात बिठा लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है कि अब तीन केसेस क्या है कि एक ब्लॉक रखा, उसको धक्का मार रहे हैं, तो जब धक्का मारा तो पहली बात आती है कि फ्रिक्शन है, अगर स्लिप नहीं करा तो फ्रिक्शन, देयर इज नो स्लिपिंग, फ्रिक्शन है। जिधर धक्का मारा उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन है, और धक्का अगर स्लिप नहीं कर रहा है बच्चों, तो जितना आगे धक्का मारा उतना पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा। कब तक ऐसा होगा, जब तक ये केस वन में है, जितना आगे लगा उतना ही पीछे लगेगा, करेक्ट है बच्चों, आसान सी बात है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं। फिर हम एक पॉइंट पे ऐसा कि जब धक्का बढ़ाते हैं, और एक पॉइंट पे ऐसा है जब व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप बच्चों, व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप। अब इसी पॉइंट पे हमने कहा कि ये स्लिप करने वाला है, तो यहां पर हमने ऑब्जर्व किया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू थी वो म्यू एस एन के बराबर था, वेयर म्यू एस क्या है, बेसिकली हमारे पास एक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एक सरफेस जो जो म्यू एस होता है वो रफनेस ऑफ द सर्फेसेस पे डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड कर रही थी, वो हमने डिफाइन किया था ऑब्वियसली, ठीक है। तो म्यू एस एन हो गया, तो म्यू एस एन हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप। इसी को लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, इससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करता, म्यू एस एन नहीं होता, इससे ज्यादा नहीं होता, इसीलिए इसको लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। एंड ये तभी होता है जब जस्ट अबाउट टू स्लिप होता है, और जैसे ही आप स्लिप करने लगता है उसका हम बोलते हैं इस पे लगने लगता है म्यू के एन। तीसरा केस, पहला केस जस्ट अबाउट टू स्लिप के पहले वाली की सिचुएशन, फिर जस्ट अबाउट टू स्लिप को हम लोग केस 2 बोल रहे हैं, और जब स्लिप करने लगा तो केस 3 बोल रहे हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पर ये भी होती है, मैंने मिस कर दिया था पॉइंट, कि ये जो म्यूकियन होता है ना, हम इसको हमेशा कांस्टेंट मानते हैं, कांस्टेंट होता है। अगर स्लिप कर रहा है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कांस्टेंट फोर्स होता है ये, मतलब हम अपने फिजिक्स में फिलहाल इसको कांस्टेंट मान के चलेंगे, जो कांस्टेंट फोर्स होगा, ध्यान रहेगा इस बात को, तो ये कांस्टेंट फोर्स होगा बच्चों। म्यू अगर स्लिप कर रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बच्चों, तो कांस्टेंट फोर्स होगा, है ना। ये बात याद कर लो आप लोग, फटाफट याद कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, इसको स्किप करने की जल्दबाजी नहीं रखनी है इसको। तो बेसिकली हमें याद रखना है कि म्यू के एन बच्चों कांस्टेंट होता है, अगर स्लिप कर रहा है, ये बात दिमाग में बिठाओ, मैं क्वेश्चन भी दूंगा इस पे, देखना कितने लोग कर पाते हैं आंसर। एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये जब स्लिप कर रहा होगा, दो सरफेस के बीच में स्लिपिंग होगी, तो हमेशा म्यू के एन ही लगेगा, म्यू के और म्यू एस की वैल्यू मोस्टली तुम्हें दिया रहेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा चलो, अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि तीनों केसेस आपके दिमाग में बैठ चुके हैं बच्चों, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे म्यू एस की वैल्यू हमेशा म्यू के से ज्यादा क्यों होती है, म्यू एस की वैल्यू हमेशा म्यू के से ज्यादा क्यों होती है। कि देख देख ऐसे मैं इसको अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर समझाऊं, तो जैसे ऐसे सोच के एक फ्रिक्शन, ये सरफेस अपने पास, ठीक है, और ये रफ सरफेस, तो यहाँ एक्चुअली जो इसके सरफेसेस होते हैं बच्चों, ऐसे सोचो कि इसके जो सरफेस होते हैं और इनके इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, ऐसा सोचो इनके मॉलिक्यूल्स, ऐसे मान लो ये इसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत छोटे लेवल पे ये इसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बेसिकली इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे इंटरैक्ट कर रहे हो तो इसके वजह से बॉन्डिंग होती है, ऐसा सोच सकते हैं, बॉन्डिंग होती है, तो बॉन्डिंग होती है तो धक्का मारना शुरू करते हो आप, ठीक है, धक्का मारना शुरू करते हो तभी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। लेकिन जैसे धक्का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचता है कि जस्ट अबाउट टू स्लिप वाली कंडीशन में, ध्यान से समझना, एक जस्ट पर्टिकुलर पॉइंट पहुंचता है जहां पर जस्ट अबाउट टू स्लिप वाली कंडीशन में आता है बच्चों। अगर ये जस्ट अबाउट टू स्लिप हो तो बॉन्ड टूटेगा, तभी आगे स्लिप करेगा, जैसे स्लिप करना शुरू करता है ये बॉन्ड टूट जाता है, तो एक्चुअली दोनों के बीच का जो रफनेस होती है, ऐसे कह सकते हो घट गया, है ना, ये समझ में आ रहा। पहले मतलब बेसिकली बॉन्ड ऐसे धीरे 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 धीरे, मतलब जो ये समझना
कि पहले बॉन्ड ऐसे कनेक्टेड था एक दूसरे से, ऐसे एक दूसरे से चिपके थे, फिर जैसे तुमने धक्का मारा स्लिप करके बॉन्ड टूटा, तभी तभी तो आगे हुआ। तो फिर इसके बीच में अट्रैक्शन तो होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता क्योंकि ये बॉन्ड टूट चुके हैं ना। तो ऐसे सोच सकते हैं कि म्यूएस इसीलिए म्यूके से ज्यादा होता है बच्चों, ठीक है। बट आपको बहुत बार ऐसा होगा बच्चों, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको म्यूएस और म्यूके सेम दे देंगे बच्चों, ठीक है। आई होप ये वाला एक्सप्लेनेशन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, बस मैंने आपको समझा दिया है क्यों ऐसा होता है, ठीक है बच्चों। तो म्यूएस हमेशा म्यूके से ज्यादा होता है, करेक्ट है। अब ये 3 केसेस अगर अपने दिमाग में आ चुके हैं, तो अब देखो बिना न्यूमेरिकल के तो बात डाइजेस्ट होती नहीं अपने को वैसे भी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। मान लो अपने पास ग्राउंड है, ठीक है बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग सी कहानी है अभी। और यहां पर मैंने एक ब्लॉक डाल दिया बच्चों, ये देखो एक ब्लॉक डाल दिया, ठीक है। ब्लॉक को ग्राउंड से तो लगा देते वरना फ्रिक्शन कैसे आएगा भैया, है ना। दूसरा कलर लेते हैं ताकि दिखाई दे हमें, ये लो, ठीक है बच्चों। मान लो ये 10 kg का ब्लॉक है, ये दिया रहेगा तुम्हें ऐसी चीजें, 10 kg का ब्लॉक है, और इन दोनों सरफेस के बीच का म्यूएस दिया हुआ है, लेट्स अज्यूम दैट इज 0.3, और म्यू के इससे कम ही देगा हमेशा, ये ध्यान देंगे, है ना। ये रफनेस पे डिपेंड करता है, इसके बारे में हम और बात करेंगे, चिंता मत करो, बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। म्यूएस दिया है 0.3, म्यू के दिया है 0.2 बच्चों, ठीक है। 10 kg का ब्लॉक है, ये दिया, ये रफनेस पे डिपेंड करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ जो रफनेस है ना इसी पे डिपेंड करता है। अब मैंने बच्चों क्या किया, मैंने यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया F, जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, 2t पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 2t पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर t0 पे देखो, अगर मैं t0 पे बात करता हूं, ठीक है, ऐसे सोचो, ठीक है, ये टाइम हो गया, टाइम हो गया। तो अगर मैं t इज इक्वल टू बच्चों 0 सेकंड पे बात करता हूँ, 3 सेकंड्स, ये सेकंड्स में है, ये ओवरऑल तो न्यूटन में होगा बट 3 सेकंड्स है, ठीक है बच्चों। तो कितना फोर्स लग रहा होगा जो कि न्यूटन में होगा, तो t0 पे बच्चों कितना लगेगा खुद बताओ, t0 पे कितना होगा, वैल्यू डाल दो, t0 पे 0 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा, करेक्ट है। अच्छा t इक्वल टू 2 सेकंड पे बच्चों कितना लग रहा होगा, 2 सेकंड में कितना लग रहा होगा, 4 न्यूटन बच्चों। t इक्वल टू बच्चों 5 सेकंड पे कितना लग रहा होगा, 5 सेकंड पे कितने फोर्स लग रहा होगा, मल्टीप्लाई कर दे बच्चे, 10 न्यूटन। t इक्वल टू 10 न्यूटन पे बच्चों, 10 सेकंड पे कितना लग रहा होगा, 20 न्यूटन बच्चों। t इक्वल टू बच्चों 12 सेकंड पे कितना लग रहा है, 24 न्यूटन बच्चों। t इक्वल टू 15 पे कितना लग रहा होगा बच्चों, 30 न्यूटन बच्चों। t इक्वल टू 20 सेकंड पे कितना लगेगा बच्चों, 40 न्यूटन। तो बेसिकली हमने 20 सेकंड तक फोर्स लगाया। अब यहीं तक एनालिसिस करेंगे, तो मुझे बताओ, ये बात ध्यान रखना, मुझे ये बताना बच्चों कि ये किस केस में, बस इतना बता दो केस कौन सा है, ये इतना ही बताना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अभी इसमें। अगर मैं यहां पर हर इंस्टेंट पे किस वाले केस में, केस 1 में बच्चों, या केस 2 में, या केस 3 में, ऐसे सोचना है, ठीक है। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड थॉट है जो आपके दिमाग में जनरेट होनी चाहिए बच्चों। अगर मैं 0 फोर्स लगा रहा हूं, तो बताओ केस 1 में हो केस 2 में हो, तो मैंने कहा 0 फोर्स लगा दो, 0 फ्रिक्शन आ रहा होगा, केस 1 बोल सकते हैं, जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन, और 0 फोर्स 0 फ्रिक्शन, ठीक है बच्चों। अगर हमने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया है, अब 4 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने, मतलब 2 सेकंड पे 4 न्यूटन का फोर्स लगाया बच्चों, ध्यान से देख, 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, 2 सेकंड पे 4 न्यूटन का फोर्स लगाया बच्चों, है ना। तो हम किस केस में, केस 1 या केस 2 या केस 3, अब हमें क्या पता हम केस 1 के, हम क्या लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस कर चुके हैं, हमें नहीं पता जी। हम लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस किए कि नहीं किया हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, पहले लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। वो लिमिटिंग वैल्यू क्या थी बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स किसी सरफेस के बीच का लिमिटिंग वैल्यू कितना होती है बच्चों, म्यू एस एन, है ना। म्यू एस कितना बच्चों अपने पास 0.3, ठीक है बच्चों। और एन कितना, इस केस में जो एन होगा बच्चों वही होगा, तो एन ऊपर की तरफ लग रहा होगा और mg नीचे होगा, और n हमेशा यहां पर इस केस में, हर केस में मत रख देना, ये गलती है, ये गलती मत करना कि हर बार n इक्वल टू mg करना, ठीक है। तो n हर बार mg नहीं होगा, ये मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूं कि आपको दिमाग में बैठ जाए, n इक्वल टू mg क्राइम है, बिल्कुल गुनाह है, ऐसा समझना, ये बिल्कुल हर बार n इक्वल टू mg मत चिपका देना। सिचुएशन में देखना n की वैल्यू क्या आ रही है, जैसे यहां पर फिलहाल mg आ रही है, बट दिस इज नॉट दी मैंडेटरी कि हर बार n इक्वल टू mg आएगी बच्चों, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि हर बार n इक्वल टू mg नहीं आएगा बच्चों। तो यहां पर म्यू एस एन हो गया, फिलहाल यहां पर mg की ही आ रहा है, मतलब यहां पर mg आ रहा है, तो कितना कर देंगे बच्चों, 0.3 इंटू 10 इंटू 10 बच्चों, तो 30 न्यूटन इज दी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फोर्स। अब देख इंटरेस्टिंग सी बात यहां पर क्या है, जब तक हम 30 न्यूटन फोर्स को क्रॉस नहीं करेंगे ना बच्चों, जब तक हम 30 न्यूटन फोर्स को क्रॉस नहीं करेंगे ना, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट आपके लिए, है ना। जब तक 30 न्यूटन फोर्स को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक ये स्लिप नहीं करेगा। तो हमें क्लियर हो गया कि अगर जब तक जस्ट इनफैक्ट जब
30 न्यूटन तक वो केस 2 में नहीं पहुंचे। जब तक 30, अगर 29.99 भी रहा, अगर 29.99 भी रहा तो केस 1 है। जब तक 30 नहीं आएगा तब तक केस। अच्छा, ये सब मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए केसेस बनाए आपको समझाने के लिए। कोई ऐसा नहीं कि हर बुक में तुम्हें केस 1, केस 2, केस 3 मिलेगा, ये बात दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया हुआ, ठीक है। तो क्लियर है बातें यहाँ पे? तो ये क्लियर है। 30 न्यूटन, तो देखो 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। अच्छा, एफ के की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, निकाल ही रहे हैं। तो एफ के इक्वल टू बच्चे की जगह 0.2 है एफ के की वैल्यू, म्यू की वैल्यू, और एम जी तो अपना 10 इंटू 10 ही है बच्चों, तो 20 न्यूटन है ना। अब देख क्या होगा, मुद्दा ध्यान से समझेंगे। अगर हम 4 न्यूटन लगा रहे हैं तो हम किस केस में, तो बच्चे केस 1 पे है, क्योंकि कभी 30 न्यूटन से कम है। अगर 10 न्यूटन लग रहा है तो केस 1 है बच्चों, ठीक है। आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा होगा। अगर 20 न्यूटन लग रहा है तो केस 1 है बच्चों, ठीक है, केस 1 है, केस 1, ठीक है बच्चों। अच्छा, बहुत सारे बच्चे भैया 20 न्यूटन, अरे नहीं, पहले लिमिटिंग वैल्यू बचाओ फिर उसके बाद 20 न्यूटन आएगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं ना, गंदी बात। तो 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, तभी 20 न्यूटन यहाँ को, यहाँ 20 न्यूटन फ्रिक्शन को नहीं, जब तक लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक नहीं आएगा, इस बात को दिमाग में रखेंगे। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ रही होगी बात। तो ये 24 न्यूटन पे भी केस 1 में ही होगा, और 30 न्यूटन पे क्या हो जाएगा बच्चों, 30 न्यूटन में आप जैसे ही आप देखो अब 30 न्यूटन पे पहुंचे, यहां तक आपका केस 1 था, अब आप केस 2 में आ चुके बच्चों, केस 2, ठीक है। ये केस 2 हो गया। यहां पर जस्ट अबाउट टू स्लिप है, जस्ट अबाउट टू स्लिप, स्लिप नहीं करा, जस्ट अबाउट टू स्लिप। यहां पर बच्चों क्या है, नो स्लीपिंग, नो स्लीपिंग बच्चों, इस बात को प्लीज ध्यान रखेंगे, नो स्लीपिंग। कोई कंफ्यूजन मत रखो ना, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन रखने की आवश्यकता नहीं, नो स्लीपिंग। अब जैसे ही तुम 30 से थोड़ा सा भी ज्यादा करोगे, स्लिप करना शुरू कर देगा। 30 से थोड़ा भी ज्यादा करोगे, स्लिप करना शुरू कर देगा। तो मैं यहां पर जो ये सिचुएशन थी इसको थोड़ा मिटा के एक नया कॉलम बना लेता हूं, ये तो आपको याद ही रहेगा केस 1 केस 2 का मतलब। तो 30 से थोड़ा ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, 30 से थोड़ा ज्यादा लगाएंगे तो बच्चों क्या होगा, 30 से थोड़ा ज्यादा लगाएंगे तो क्या होने वाला है, स्लिप कर जाएगा, क्योंकि जैसे ही लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस करोगे ये स्लिप करना शुरू कर देगा, और आप केस 3 पे आ जाओगे। ये हो जाएगा आपका केस 3 बच्चों, ये केस 3 हो गया। 40 न्यूटन तो 30 से बहुत ज्यादा, इनफैक्ट यहाँ 30 पॉइंट समथिंग भी होता तो भी ये केस 3 पे पहुंचा। 30, एनीथिंग मोर देन 30 न्यूटन इस पर्टिकुलर केस में विल लीड यू टू दी काइनेटिक जोन, है ना। ये काइनेटिक जोन में ले जाएगा आपको, काइनेटिक फ्रिक्शन वाले जोन में ले जाएगा, है ना। ये क्लियर है बात है। इनफैक्ट 30.00001 भी होता तो भी काइनेटिक जोन में पहुंच जाता, स्लिप करना शुरू कर देता। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्मॉल थिंग। क्लियर है बच्चे? तो ये आ गया। अच्छा, अब हर एक केस में अपन फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जैसे, अब देखो जब तक केस 1 में रहता है तो मैंने आपको क्या बताया था, याद कर। केस 1 में जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है हमेशा नेट फोर्स के बराबर होती है। जितना राइट की तरफ फोर्स लगेगा, मान लो राइट लगा रहे हो, तो उतना ही पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा केस 1 में तक। तो इस बात को दिमाग में बैठेंगे, केस 1 में इस वाले में तो 0 न्यूटन लगेगा बच्चे, यहां पर कितना लगेगा आप बताओ, आप बताओ। 4 न्यूटन, सही बात, बिल्कुल ठीक बात, 4 न्यूटन लगेगा, क्योंकि 4 न्यूटन राइट लगा रहे हो बच्चे। अगर 4 न्यूटन राइट लगा रहे हो आप, तो 4 न्यूटन का पीछे लग के ही रोक रहा होगा, क्योंकि अभी पता आपको 30 न्यूटन क्रॉस नहीं किया है। अच्छा, 10 न्यूटन में बच्चे क्या होगा, 10 न्यूटन में बच्चे क्या होगा, 10 न्यूटन में 10 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि अभी 30 न्यूटन क्रॉस नहीं किया। बच्चे ध्यान से समझना। अब अगर हम 20 न्यूटन पे आ जाते हैं, ठीक है, अब 20 न्यूटन पे आ जाते हैं, इस बात को समझना। अगर हम 20 न्यूटन पे आ जाते हैं तो 20 न्यूटन पे भी 20 न्यूटन ही बच्चे लगेगा, क्यों, क्योंकि अभी भी 30 न्यूटन क्रॉस नहीं किया। और जैसे 24 न्यूटन पे क्या होगा, 24 न्यूटन का भी हमने क्रॉस नहीं किया। अच्छा बच्चे, 30 न्यूटन पे क्या होगा, 30 न्यूटन पे भी 30 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू है फ्रिक्शन, तो इतना लगेगा। अब बता, अब बता, बड़ी इंटरेस्टिंग से बात, अगर मैं 40 न्यूटन का फोर्स लगा दो कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, क्योंकि अब 30 से ज्यादा वैल्यू है, तो स्लिप कर रहा होगा बच्चे, स्लिप कर रहा होगा, समझना बात को, स्लिप कर रहा होगा ना, कितना होगा, कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा, 20 न्यूटन। क्यों, क्योंकि म्यू के एन लगना शुरू हो जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कितना लगने लगता है, 20 न्यूटन का फोर्स लगने लगता है। ये तो बहुत ही मजेदार चीज है, 20 न्यूटन का फोर्स लगने लगता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स, जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो 20 न्यूटन का है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये बात समझ में आ चुकी है। तो हम अगर हम मान लो यहाँ पर आगे लगाते, मान लो 50 न्यूटन फोर्स लगता तो भी 20 न्यूटन लगता। 30 से कोई भी ज्यादा फोर्स लगेगा बच्चे, 30 से कोई भी ज्यादा फोर्स लगेगा ना, तो यहां पर सिर्फ 20 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा होगा। करेक्ट है ये बात? अब अच्छा, दिमाग में ना एक सिचुएशन बनाओ, जैसे मैं तुम्हें ऐसे ही मतलब, ये क्वेश्चन तो सबको समझ में आ ही रहा होगा ना आई थिंक। जो अब देखो, ये वीडियो सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, और आप इसका नोट्स बनाओगे तभी आपको मजा आएगा, है ना। अब नोट्स बनाओ इसको बहुत अच्छे से, इसको लिखो वीडियो के साथ ही, पढ़ते हुए लिखो, और अपने नोट्स बेस्ट होते मैं बहुत बार बोलता हूँ। अगर सच में आईआईटी की तैयारी हो, आप सीरियस कैंडिडेट हो, यू आर जस्ट नॉट हियर फॉर फन, देन
आपको इसकी नोट्स डेफिनेटली बनाना चाहिए, है ना। एंड वी एज अ विद्या मंदिर आर एक्चुअली डेडिकेटेड टू एक्चुअल टीचिंग, है ना। तो आप इस चीज को प्लीज समझें और इस चीज को समझें और इसकी नोट जरूर बनाएं। ये बात तो मतलब ऐसे समझ लो मैं लास्ट क्लास में ही बोल रहा था, बहुत बार बोला कि यार नोट्स तो बन जाए तो बहुत अच्छा है, और खुद की बनाई नोट्स तो मतलब माशाल्लाह बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। मतलब उससे बढ़िया कुछ होता नहीं। मतलब अगर आप खुद के नोट्स पढ़ते हो तो आपको सब समझ में आता है आपने क्या उस वक्त क्या सोच के लिखा था, आपको रिकॉल होता है, आपकी मसल मेमोरी होती है ना। तो चलो यहीं पर एक चीज और मैं आपको बताता हूं। अब देखो, मान लो 20 सेकंड के बाद आपने फोर्स हटा लिया, है ना। मान लो यही सिचुएशन है, अब ये समझना ध्यान से। अगर मान लो ये सिचुएशन है, चलो फिर से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर मान लो फिर से ये बनाते हैं और 20 सेकंड मतलब वही सेम फोर्स लग रहा है बच्चे। यहाँ पर F इक्वस टू क्या है अपना 2t, और ये रफ सरफेस है, सेम सिचुएशन है। यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू है, म्यू एस की वैल्यू 0.3 है, म्यू की वैल्यू बच्चे 0.2 है। मैंने क्या किया, पहला क्वेश्चन यहाँ पर एक और क्वेश्चन एक्सटेंड करते हैं। इफ वी रिमूव, आई नहीं, हम सब मिलकर हटा देते हैं। इफ वी रिमूव एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, आफ्टर 20 सेकेंड, देन क्या होने वाला है। अगर हम बस थोड़ी छोटी सी एनालिसिस करेंगे। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स 20 सेकंड के बाद हटाएंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स मतलब ये वाला फोर्स 20 सेकंड के बाद हट गया है, स्लिप कर रहा था और आपने हटा लिया। तो बच्चे क्या होगा पता है, स्लिप कर रहा था तो अचानक से नहीं रुकेगा, क्योंकि वेलोसिटी तो थी उसका, वेलोसिटी जब 30 सेकंड के बाद जैसे जैसे अपने फोर्स बढ़ा होगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ी होगी, है ना बच्चे। अब ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल अभी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछूंगा। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, अगर हम ये फोर्स हटा लेते हैं, ये फोर्स हटा लेते हैं, तो वेलोसिटी अगर गेन कर चुकी होगी तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स तो अभी भी पीछे लग रहा होगा, है ना बच्चों। और ये आगे जाके कहीं रोक देगा, ऐसे समझो, आगे जाके कहीं रुक जाएगा। रफ सरफेस है तो आगे जाके डेफिनेटली कहीं ना कहीं रुकना है बच्चे, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है इसका ए पार्ट, इफ वी रिमूव एक्सटर्नल फोर्स आफ्टर 20 सेकेंड, तो ए पार्ट लिख लेते हैं बच्चे, ए पार्ट लिख लेते हैं। देन फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जस्ट बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, सोच के बता। रुकने से पहले कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। ये बच्चे ना मतलब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जस्ट बिफोर स्टॉपिंग कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, सोचो। यस, अगर रुका नहीं है, मतलब मुझे तो लगता है वीडियो पॉज करके सोचो फिर आप आंसर करो। अगर रुका नहीं है तो मूव कर रहा है, इसका मतलब काइनेटिक में ही है। और मैंने आपको एक बात बहुत क्लियर कट बताई थी कि अगर चल रहा है बच्चे, चल रहा है ना, उस पर एफ के ही लगता है, एफ के मतलब म्यू के एन ही लगता है, म्यू के एन ही लगेगा। तो अगर जस्ट बिफोर स्टॉपिंग, इंग्लिश को अगर समझोगे ध्यान से कि जस्ट रुकने से पहले, रुका नहीं है, मोशन में है, तो उस पर क्या लगता है, एफ के ही लगता है बच्चे, और होता है म्यू के एन। आंसर इज, ध्यान से समझना, म्यू के एन होगा, है ना, ये होगा म्यू के एन, एंड दैट इज गोइंग टू बी 20 न्यूटन बच्चे। ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, इसका दूसरा होता है, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है बच्चे, फाइंड, अब देख अगला क्वेश्चन देखिए, पहला तो थोड़ा आसान था, अगला वाला ध्यान से, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स बच्चे, फ्रिक्शनल फोर्स जस्ट, ध्यान से जस्ट आफ्टर स्टॉपिंग, ठीक है बच्चे। रुकने के बाद कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, चलो वीडियो पॉज करके सोचो, ठीक है। तो रुकने के बाद, आई थिंक जिन्होंने सही आंसर दिया होगा तो ठीक है, बट रुकने के बाद ध्यान से समझना, रुकने के बाद अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो इस पे रुक गया है, और इस पे फोर्स एक्सटर्नल कुछ आ ही नहीं रहा बच्चे, एफ एक्सटर्नल जो था उसकी वैल्यू हमने हटा लिया, तो यहां पर लग ही नहीं रहा। तो मतलब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इधर कोई फोर्स ही नहीं है भाई, कोई फोर्स ही नहीं है, और रुक गया। तो अगर रुक गया तो इधर कोई फ्रिक्शन फोर्स अपने आप थोड़ी आएगा, जादू से नहीं आता। फ्रिक्शन फोर्स बड़ा ऐसा होता है कि जब उसको स्लिपिंग दिखती है ना तभी आता है, ऐसे अपने आप से नहीं आ जाता, ऐसे नहीं अपने आप को रिड्यूस करता, उसकी एक प्रीरिक्विजिट, एक जरूरत है, क्या स्लिपिंग उसकी जरूरत है। जब तक स्लिप नहीं करेगा ना तब तक नहीं आएगा, समझ में आ रहा है आपको। तो अगर रुक गया है तो कोई ना स्लिपिंग, ऐसा नहीं सिर्फ स्लिपिंग पे ही आएगा, स्लिपिंग टेंडेंसी होगी तो भी, और स्लिपिंग टेंडेंसी कौन जनरेट करता है, एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं बच्चे, और ये रुका हुआ है, इस पर कोई फोर्स ही नहीं हॉरिजॉन्टल के अलावा। अगर इधर की तरफ नेट फोर्स जीरो है बच्चे, तो इस इधर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा जिधर भी आएगा उसको अपोज ही करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या आएगा बच्चे, जीरो।
तो यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा रुकने के बाद वो जीरो होगा बच्चे, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, जीरो। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो जस्ट बिफोर स्टॉपिंग 20 सेकंड के बाद आपने छोड़ा, है ना, 20 सेकंड बाद आपने छोड़ा और जाके आगे रुक गया, तो रुकने से पहले और रुकने के बाद जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो उसकी वैल्यू मैंने आपसे पूछी। तो पहले केस में आपकी जो वैल्यू आ रही थी जस्ट बिफोर स्टॉपिंग, क्योंकि भैया वो तो स्लिपिंग हो रहा था, जस्ट बिफोर स्टॉपिंग तो 20 न्यूटन, क्योंकि रुका तो नहीं है ना अभी, मोशन में तो है बच्चे, और रुकने के बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है बच्चे, अगर कुछ होता तो उसको अपोज डेफिनेटली करता, लेकिन था ही नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका जीरो आ गया। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चे, अब इसी में ना हम लोग क्या करेंगे, अगर यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी है तो हम लोग इसी में थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे मुद्दे को, और इसी क्वेश्चन में अब एक्सेलेरेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसी, ये क्वेश्चन वही मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पर वन पार्ट बनाना है, इसका दूसरा पार्ट बनाते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है, देखो बहुत सारी, इसमें काइनेमेटिक्स में इंट्रोड्यूस कर दूंगा, देखना भी थोड़ी देर में। ठीक है बच्चे, अब देख क्या है यहाँ पे, अगर मान ले ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है बच्चे, सेम था ना, यही तो किया था ना मैंने, और यहां पर फिर से ब्लॉक आ गया अपने पास। ठीक है बच्चे, ठीक है, वही 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक, और कितना फोर्स लग रहा है बच्चे, 2T लग रहा है, और म्यूएस की वैल्यू सेम है, म्यूएस की वैल्यू 0.3 है बच्चे, और म्यू के की वैल्यू कितना है, 0.2। ठीक है, तो अब मुद्दा क्या आता है, अब मुद्दा क्या आता है कि 20 सेकेंड मतलब कितने सेकेंड के बाद स्टार्ट होता है मूव करना। अगर यहां देखेंगे तो आपको पता है 30 न्यूटन कब क्रॉस करता है, 15 सेकंड के बाद क्रॉस किया, तो ऊपर से डेटा हम लोग देख सकते हैं, है ना, जब 15 न्यूटन पहुंचा था, इस केस 2 से थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ाएंगे तो स्लिप करना, बेसिकली आपका स्लिप करना शुरू कर देगा। करेक्ट है, तो आपसे मैं बिल्कुल सीधी सीधी बातें पूछूंगा, अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड एक्सेलेरेशन, फाइंड एक्सेलेरेशन, ध्यान से समझना, फाइंड एक्सेलेरेशन किस किस टाइम हो, टी इक्वल टू, अगर मैं बोलूं 10 सेकंड पे एक्सेलेरेशन क्या होगा बच्चे, 10 सेकंड पे एक्सेलेरेशन क्या होगा बच्चे, 10 सेकंड पे एक्सेलेरेशन पूछूंगा ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ तो है नहीं इसमें, 10 सेकंड में कितना फोर्स लग रहा होगा, अगर 0 सेकंड से लगाना शुरू किया हमने, 0 सेकंड पे रेस्ट पे था, इनिशियल t0 पर ध्यान रखना, t0 पर ये वेलोसिटी इसकी जीरो थी, ये तो दिया था स्टेशनरी था, t0 पे स्टेशनरी था, और f इक्वल टू मैंने 2t लगाया बच्चे, तो 10 सेकंड में कितना एक्सेलेरेशन होगा, अरे भाई एक्सेलेरेट ही नहीं कर रहा, क्योंकि एक्सेलेरेट तब करेगा जब 30 न्यूटन को क्रॉस करेगा, तो 10 सेकंड में कितने न्यूटन लग रहा है, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन क्रॉस नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका एक्सेलेरेशन जीरो होगा। करेक्ट है, अगर मैं बोलूं 15 सेकंड में बच्चे कितना होगा, 15 सेकंड पे कितना होगा, तो 15 सेकंड पे भी जीरो होगा, क्योंकि जस्ट अबाउट टू स्लिप है, स्लिप नहीं किया बच्चे। तो अगर मैं बोलूं 20 सेकंड पे बच्चे कितना होगा एक्सेलेरेशन, अब आया मुद्दा, 20 सेकंड पे जो फोर्स लग रहा है बच्चे, अगर यहां ध्यान से देखेंगे तो 20 सेकंड पे उसी इंस्टेंट पे एक्सेलेरेशन बताना है, और एक्सेलेरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, 30 सेकंड के बाद एक्सेलेरेशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो ये 10 न्यूटन आ गया, और यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे एफ के लग रहा होगा। ठीक है, तो 40 न्यूटन, है ना, अगर यहां पे लगाएंगे तो सीधा हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ बैलेंस कर सकते हैं बच्चे, है ना, ऐसे इसको अच्छे से बना लेते हैं, कंफ्यूजन ना है बिल्कुल ही। तो मैंने एट टी इक्वल टू 40 सेकंड पे एबीडी बनाया, है ना, तो एक्सेलेरेशन निकालना है बच्चे, एक्सेलेरेशन निकालना है। ठीक है, तो मैंने कहा जी ऐसा करते हैं, एट टी इक्वल टू 40 पे, है ना, एट टी इक्वल टू 40 सॉरी टी इक्वल टू 20 सेकेंड पे कितना फोर्स लग रहा है बच्चे, 40 न्यूटन, है ना, तो इसका एफबीडी बनाया, तो इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि स्लिप कर रहा होगा, आपको पता ही है, एफ के, एंड दैट इज इक्वल टू कितना बच्चे, 20 न्यूटन। और अब देखो एन तो लग रहा होगा ऊपर, एन और एम जी बैलेंस कर रहा होगा, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस इंस्टेंट पे जो इसका एक्सेलेरेशन आएगा, बिल्कुल सिंपल, इसमें तो यार वो स्टेप्स वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं, आपको दिख रहा है, इस इंस्टेंट पे जो एक्सेलेरेशन होगा बच्चे वो होगा 40 माइनस 20, देखो राइट की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो बड़ा लग रहा है बच्चे, और जो पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स है वो 20 न्यूटन का है, तो नेट फोर्स इस इंस्टेंट पे कितना होगा, 40 माइनस 20, है ना, आसान सी बात है, 40 माइनस 20 न्यूटन बच्चे। अब इसका मास कितना है, 10 kg इनटू एक्सेलेरेशन, निकल गया जी एक्सेलेरेशन खत्म, है ना, इसका एक्सेलेरेशन राइट की तरफ होगा, क्योंकि ज्यादा फोर्स राइट की तरफ लग रहा है, तो a इक्वल टू 20/10 एंड दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस इंस्टेंट पे जो एक्सेलेरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर मैं बोलूं t इक्वल टू 50 सेकेंड पे कितना होगा बच्चे, है ना, t इक्वल टू 50 सेकेंड और t इक्वल टू 30 सेकेंड पे कितना होगा एक्सेलेरेशन, तो क्या कहोगे, बस यहाँ पर t इक्वल टू 30 सेकेंड पे यहाँ कितना फोर्स आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर फोर्स आ जाएगा, आगे कर लेते हैं, तो इस पे फोर्स आ जाएगा अपना 60 न्यूटन, ऐसे सोच सकते हो, फ्रिक्शन अभी भी 20 न्यूटन लगेगा, यही तो कमाल की बात है, काइनेटिक फ्रिक्शन के साथ वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो अब एक्सेलेरेशन इधर की तरफ होगा, तो 60 माइनस 20 इज इक्वल टू बच्चे क्या होगा,
10 इंटू मास तो बदल नहीं रहा है, a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं t इक्वल टू 40 सेकंड पे क्या होगा बच्चे, फटाफट फटाफट निकालते चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें, तो मतलब आसान सी बात है ना, इसमें कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। तो 40 सेकंड में बच्चे कितना फोर्स है, 40 सेकंड में इधर कितना फोर्स लग रहा होगा, आप बताओ 40 सेकंड पे कितना लग रहा है, 80 न्यूटन, क्योंकि टाइम के साथ तो वेरी कर रहा है ना। हमने अभी मतलब एनालिसिस में अब हम फोर्स को हटा नहीं रहे, जो पहले केस था उसमें हटाया था 20 सेकंड के बाद, लेकिन अभी इसमें माने कि टाइम के साथ बेसिकली बढ़ता जा रहा है, टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, फोर्स हटाया नहीं हमने कहीं पे। तो इस केस में हमने फोर्स हटाया नहीं, इस बात में कंफ्यूजन नहीं लाना कि भैया आपने तो 20 सेकंड में हटाया, अरे भाई वो तो इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ सिचुएशन थी, इस सिचुएशन के लिए था, इस बात को ध्यान रखना, यहाँ के लिए था कि अगर 20 सेकंड के बाद हटा दिया हमने देन कंडीशन डाला ना, अब यहाँ थोड़ी हटाया, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ी हटाया है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो 80 हो गया बच्चे यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ रहा है 20 न्यूटन आ रहा है, तो 80 माइनस 20 बच्चे इंटू 10 इंटू ए, ए इज इक्वल टू कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड, यूनिट में गलती मत करना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बातें यहाँ पे बच्चे, है ना। ये दिख नहीं रहा तो आप यहाँ देख लो, सॉरी आप शायद मिस कर गए ये वाला, तो ये देख लो ये ना, फिर से मैं बता देता हूँ, ये 40 न्यूटन है, सॉरी ये 60 न्यूटन है और ये 40 न्यूटन है, जो ये इस किस पे आएगा ध्यान से देखना, 30 सेकंड होगा तो कितना लग रहा होगा 60 न्यूटन लग रहा होगा, और 20 न्यूटन का फोर्स होगा, और ए इक्वल टू कितना होगा वही निकालना था हमें। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये बिल्कुल आसान सा सिचुएशन था, इसमें तो कोई किसी कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, यहां तक क्लियर है सबको। ऑल राइट, अगर हमें ये सारी बातें समझ में आ चुकी है तो देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स डरावना बात होता है, मतलब इतना कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है फ्रिक्शनल फोर्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, है बहुत आसान सा, एकदम एकदम आराम से हो जाता है ना। जैसे मैं यही सेम चीज अब बताता हूँ, अभी मैं क्वेश्चन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता, मैं ऐसे करता हूँ जैसे हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे, अब मैं क्या करता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स को इंट्रोड्यूस करता हूँ और उसके बेसिस पे एक्सेलरेशन निकालता हूँ। फ्रिक्शन फोर्स की फीलिंग आ चुकी है, आई एम श्योर आ चुकी है आपको फ्रिक्शन फोर्स की फीलिंग, है ना। या इनफैक्ट एक काम करना, अगर बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते भैया ये म्यूएस और म्यूक्यू में पता कैसे चलता है, म्यूएस और म्यूक्यू में पता कैसे चलता है, तो देखो जी कैसे पता चलता है, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, मैं जो अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, है ना। अगर मान लो अपने पास एक इंक्लाइंड सरफेस है ऐसे, और ये कुछ एंगल का भी आइडिया नहीं है, करके देखना, ये घर पे ना एक्सपेरिमेंट होता है। तुमने क्या किया, एक ब्लॉक रखा यहाँ पे, इंक्लाइंड सरफेस है, ध्यान से देखना इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है। अब इस इंक्लाइंड सरफेस पे ठीक है, इस इंक्लाइंड सरफेस पे तुमने एक ब्लॉक रखा, ध्यान से देखना, होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, करके देखना बड़ा मजा आएगा आपको, सारे बच्चे ट्राई जरूर करेंगे, बिना ट्राई के फायदा नहीं होता। तो अगर मान लो यहाँ पर एम के जी का एक ब्लॉक है, और मैंने इस ब्लॉक को ध्यान से समझना, इस ब्लॉक को इस ब्लॉक को मैंने ध्यान से सुनना, इस ब्लॉक को मैंने यहाँ पे रखा और ये स्लिप ही नहीं कर रहा है। अगर स्लिप नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नीचे की तरफ का फोर्स है उसको कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है। तो कौन बैलेंस कर रहा होगा बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब ये सरफेस रफ है तभी स्लिप नहीं कर रहा होगा, पक्की बात है। कोई पीछे से होल्ड कर दो तो नहीं स्लिप करेगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है, ध्यान से समझना, जहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वही से रोक रहा है, ठीक है बच्चे। तो मान लो एम के जी का ब्लॉक है, बाकी स्टैंडर्ड वैल्यू, तो हमने क्या किया कि ध्यान से सुनना, हमने क्या किया कि इस जो थीटा वाला एंगल है ना, इसको धीरे धीरे बढ़ाया, ऊपर ऐसे किया, ऐसे करके थोड़ा और एंगल बढ़ाते गए ऐसे करके, है ना। तो मान लो एक पर्टिकुलर थीटा आ गया ऐसे करके, ये पर्टिकुलर थीटा, मतलब हमने इसका थीटा बढ़ाया। अगर हमने थीटा बढ़ा दिया, अब जैसे थीटा बढ़ा दिया देखो यहाँ पर, तो एक पर्टिकुलर थीटा आता है जब ये जस्ट स्लिप करना शुरू कर देता है, ये इंटरेस्टिंग सी बात है। तो एक पर्टिकुलर थीटा आता है, मान लो थीटा नॉट है और ये थीटा है, तो इस थीटा पे जस्ट स्लिप करना शुरू कर देता है, स्लिप करना जस्ट शुरू ही करने वाला था, हमें दिख गया ये कि जस्ट स्लिप करना शुरू करने वाला था, ठीक है। तो हमने यहीं पे रोक दिया, हमने यही रोक दिया, ये यहीं पर जस्ट स्लिप करने वाला। तो हम किस केस में बच्चे, ये समझना हमें किस केस में, हम लोग किस केस में हैं, हम लोग हैं केस 2 में, मतलब पहले या ये कौन सा केस है बच्चे, ये वाला केस 1 है, ये वाला क्या है केस 2 है बच्चे, ठीक है। ये केस 1 है, ये केस 2 है, और इससे थोड़ा सा भी और इंक्लिनेशन बढ़ाओगे तो स्लिप करके बस नीचे आ जाएगा, करेक्ट है। तो हमने कौन से केस में रोक दिया बच्चे, हमने रोक दिया है जब वो जस्ट स्लिप करने वाला है। अच्छा जस्ट स्लिप करने वाला तो नीचे की तरफ कितना फोर्स होता है, तो रट ले यार, सारे सारे रट लेंगे, एम जी साइन थीटा, इधर कितना लगता है एन, इधर कितना लगता है एम जी कॉस थीटा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा है तो कॉम्पोनेंट लेने का है। अच्छा इसे डेफिनेटली अगर ये जस्ट स्लिप करने वाला है, स्लिप नहीं कर रहा है, तो पीछे की तरफ डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्स होगा एफ, है ना। और जस्ट अबाउट टू स्लिप है तो लिमिटिंग केस में फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से समझना, एफ होती है अपनी, एफ एस होती है, एफ एस होती है म्यू एस एन, और म्यू एस एन किसके बराबर हो जाएगा बच्चे,
मतलब एफ की वैल्यू अगर ये तुम्हें पता है इस इंस्टेंट पे जस्ट अबाउट टू स्लिप है, इस बात को ध्यान में, जस्ट अबाउट टू स्लिप, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, जस्ट अबाउट टू स्लिप, ठीक है, जस्ट अबाउट टू स्लिप है। अगर जस्ट अबाउट टू स्लिप है तो स्लिप नहीं किया, अभी भी इक्विलिब्रियम पे एक्सीलेट नहीं कर रहा था, हम लोग पक्के से बोल सकते हैं कि mg sin थीटा इक्वल टू बच्चे एफ होने वाला है। mg sin थीटा क्या होने वाला है, एफ होने वाला है। ये बात सबको समझ में आ रही है, mg sin थीटा क्या होने वाला, एफ। और जो एफ की वैल्यू होगी वो लिमिटिंग होगी, क्यों, केस 2 में होगी, ये केस 2 है, जस्ट अबाउट टू स्लिप मतलब केस 2 है, और इसकी वैल्यू म्यू एस एन के बराबर होगी, ठीक है बच्चे। तो mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एन, कितना होगा बच्चे, mg cos थीटा। यहां पर देखिए mg नहीं आया, मैं बोला था ना कि हर बार n की वैल्यू mg नहीं आती, इस केस में जो n आएगा वो mg cos थीटा आएगा, यहां से निकलेगा, बैलेंस कर पा रहे हो ना यहां से, तो ये n जो होगा वो mg cos थीटा के बराबर। अब तो डायरेक्टली दिख जाता ना हमें कि कैसे फोर्स बल, मैंने बोला था ना एक बार स्टेप धीरे धीरे, जहां डिफिकल्ट सिचुएशन है अभी भी हम लोग स्टेप्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या दिखा कि ये देख mg कट गया और इधर tan थीटा इक्वल टू म्यू आ गया। अब हमें फायदा क्या हुआ कि अगर हम इस एंगल को देख पाते हैं, ये एंगल जो कि हम निकाल सकते हैं, है ना, प्रोट्रैक्टर लेके हम लोग इसको एंगल को निकाल लेंगे, जो डी होता है ना, डी आपने देखा, उससे इस एंगल को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो अगर एंगल मिल गया तो tan थीटा की वैल्यू तो मिल ही जाएगी, तो हमें म्यू मिल जाएगा, है ना, वी गेट म्यू, इफ वी गेट थीटा वी गेट म्यू, है ना, इफ वी गेट थीटा, इफ वी गेट थीटा बच्चों, देन वी गेट म्यू, देन वी गेट म्यू, एंड दिस इज लाइक म्यूएस की वैल्यू मिल जाती है हमें, है ना, यहां से म्यूएस की वैल्यू निकलती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया कैसे निकाला, तो ये म्यूएस की वैल्यू मिल जाती है। अभी मैं होमवर्क क्या बताता हूं आपको, अभी तो समझा रहा था कॉन्सेप्ट, तो म्यूएस की वैल्यू मिल गई, इसी को एंगल ऑफ रिपोज भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बच्चे, एंगल ऑफ रिपोज जी। अगर कभी एंगल ऑफ रिपोज बोल देता है, REPOSE, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज का होता है जिसमें ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लिप होता है, और यहां से म्यूएस नहीं, तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल वे टू फाइंड आउट म्यूएस। तो होमवर्क क्या है आपके लिए, सारे बच्चे ऐसे करेंगे, जैसे आप कोई भी ऐसे सरफेस ले लो, जैसे मोबाइल का ऐसे ही जो आपकी घर में दस्ती होती है ना, कुछ भी फ्लैट सरफेस ले लो, उसके ऊपर कुछ भी रख दो, जैसे मोबाइल फोन रख दो ऐसे, और उसका ऐसे एंगल बढ़ाओ और देखो किस एंगल पर वो स्लिप कर रहा है। तो ऐसे 2-4 ऑब्जेक्ट लेके ट्राई करो और सबका एंगल मेजर करो एंड ट्राई टू गेट म्यू, म्यू निकालो भाई उससे। कैसे निकालोगे आप एंगल, देखो अब जैसे आपने कोई फ्लैट सरफेस लिया, उस पर ब्लॉक रखा बच्चे, अब उसे ब्लॉक रखा और उसको ऐसे धीरे 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 टेढ़ा कर रहे हो, तो एक पॉइंट आपको दिखेगा जब लगेगा हल्का सा स्लिप, एग्जैक्ट तो नहीं पता कर पाओगे बट थोड़ा बहुत आइडिया तो लग जाएगा ना आपको कि यहाँ स्लिप करेगा, इसके बाद थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो स्लिप कर जाएगा, राइट। तो उसके बाद उसको डी से एंगल मेजर कर लो और उसकी tan थीटा निकालो, जो tan थीटा वैल्यू उसकी आएगी वही म्यू होगा, करेक्ट है बात, जो tan थीटा वैल्यू आएगी वही तो म्यू होगा, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। देखो ये सबको समझ में आ रहा होगा, tan थीटा इक्वल्स टू क्या है, म्यू। तो हमें म्यू मिल जाएगा कि अच्छा ऐसे कुछ 5-7 सरफेस ले लेना, 5 सरफेस सब लेंगे, चलो 3 ही ले लेना, ज्यादा लग रहा है तो 3 सरफेसेस लेना, ऐसे लेना जो एग्जाम में पैड नहीं ले, राइटिंग पैड होता है जो डेस्क पे लिखते हो, जिसमें अगर जिसको न ले जाओ तो कॉपी में छेद हो जाता है, वो वाला, वो पैड ले लेना। उसके बाद ऐसे कुछ शार्पनर रख देना या कुछ किताब रख के देखना, तो उन दोनों की सरफेस के बीच में ना आपको क्या पता चलेगा, म्यू की वैल्यू पता चलेगी। तो 3 सरफेसेस चूज करके मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों ने आंसर क्या निकाला था, बताना म्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, tan थीटा से जो आपने म्यू की वैल्यू निकाली कितनी मैक्सिमम अचीव कर सकता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, कितनी म्यू की वैल्यू मैक्सिमम अचीव कर सकता है, आप लोग मुझे बताना, ठीक है। क्लियर है बात, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है कि कितनी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज म्यू की हो सकती है। 3 सर्फेसेस होमवर्क है आपका, 3 सर्फेसेस डिफरेंट सर्फेसेस के लिए करना है ना, तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो ये बात, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है हमें, करेक्ट है बात, यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलो ये बात तो बहुत बढ़िया बात निकल गई है, ठीक है। हम और भी क्वेश्चन करेंगे बट एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, अब हम एक्सेलेरेट कर देंगे, अभी तक हमने एक्सेलेरेट नहीं किया, मतलब किया थोड़ा थोड़ा, जैसे पहले क्वेश्चन एक पार्ट एक्सेलेरेशन का था, अब प्योरली एक्सेलेरेट करके न्यूटन सेकंड लॉ की बात करेंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, फटाफट करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, है ना। देखो अगर मान लो अपने पास एक ऐसे सरफेस है ना, ऐसे करके सरफेस है और ऐसे है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पुली लगा दी और यहाँ पर स्ट्रिंग लगा दी, ठीक है, और इसी स्ट्रिंग को हमने नीचे लाया और यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दिया फिर से, ठीक है, ये ब्लॉक लगा दिया, ठीक है। अगर मान लो ये M1 है और ये M2 है बच्चों, ये M1 है और M2, और यहाँ पर फ्रिक्शन है और म्यू दिया है। अच्छा अगर सिर्फ म्यू दिया होगा इसका मतलब क्या होता है, अगर सिर्फ म्यू दिया, आप कहोगे भैया इसमें म्यू एस है म्यू के है, अगर सिर्फ म्यू दिया होता है तो हम लोग म्यू एस इक्वल्स टू म्यू के
इक्वल्स टू म्यू मान लेते हैं। हालांकि एडवांस वगैरह में ऐसा नहीं करता, वहां पर बहुत क्लियर कट मेंशन कर देता है कि म्यू एस म्यू की वैल्यू, मेंस वगैरह में लेकिन ट्राई कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। अगर तुम इसको छोड़ दोगे तो इसका एक्सेलेरेशन क्या आएगा, मान लो नीचे जा रहा है, मान लो नीचे स्लिप कर रहा है ना, तो फर्क नहीं पड़ता, म्यू एस म्यू की वैल्यू तो सेम ही है। तो अब यहां पर क्या होगा, हम लोग वही सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अलॉन्ग द स्ट्रिंग एफ इक्वल्स टू में लगाना है, अलॉन्ग द स्ट्रिंग एफ इक्वल्स टू में लगाना है, याद है आपको क्या? क्वेश्चन नंबर 1 डाल लेते हैं इसको, ठीक है, या केस नंबर 1 डालते हैं, केसेस हम बनाते थे, तो केस नंबर 1 डाल लेते हैं बच्चों यहाँ पे, केस नंबर 1, ठीक है। तो हमारे लिए थोड़ा सा ट्रैक करने के लिए अच्छा रहता है कि हमने ऐसे क्वेश्चन भी किया था, केस नाम बोल दूंगा मैं आपका, ठीक है, करेक्ट है। तो केस नंबर 1, अगर अब देखो M2 इधर की तरफ है, M1 इधर की तरफ, अब मैं कह रहा हूं क्या निकालना है बच्चे, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक। तो अब देख हम लोग क्या करेंगे, सेम ही कॉन्सेप्ट होगा, सारे एक्सटर्नल फोर्स जैसा हमने लास्ट क्लास में किया था, इसके लॉन्ग सारे एक्सटर्नल फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे। तो कितना होगा बच्चे, यहां पर आओ, इधर की तरफ एक्सेलेरेशन मानो, तो अगर ऐसे करेंगे, देखो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे तो करते हैं ना हम लोग, ऐसे करेंगे, तो देखो इधर कितना फोर्स लग रहा होगा, M2G, ठीक है। टेंशन तो बच्चे इंटरनल हो गई, आपको समझ में आ ही रहा होगा, पूरा सिस्टम ऐसे चूज कर लिया है ना। हमें पता है इसका एक्सेलेरेशन इधर की तरफ होगा, स्टेटमेंट A2 से, स्टेटमेंट 2 से हमने किया था, स्टेटमेंट 2 से इस बात को ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट 2 कि इफ अ स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर अ फिक्स पुली, तो जो स्ट्रिंग का एक्सेलेरेशन होगा अलोंग द स्ट्रिंग होगा, है ना, स्ट्रिंग हर एक पॉइंट का जो एक्सेलेरेशन होगा अलोंग द स्ट्रिंग ही जाएगा, ठीक है, क्लियर है बातें। तो अब यहां पर अगर हम स्ट्रिंग के लॉन्ग फोर्स देखने की कोशिश करेंगे, तो एक और फोर्स है, देखो ये तो स्ट्रिंग के लॉन्ग नहीं ना, एन और एम जी, और बाकी टेंशन तो आपका क्या है, टेंशन क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये दोनों फोर्सेस हम हटा देते हैं इसलिए, तो टेंशन तो इंटरनल हो गया, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, अगर ये इधर की तरफ हमने मान लिया है कि नीचे की तरफ एक्सीलेट कर रहा है, इधर एक्सीलेट कर रहा है, मतलब ऐसे करके एक्सीलेट कर रहा है बच्चे, तो ये अगर आगे एक्सीलेट करेगा तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन है, इस बार फ्रिक्शन है, इसलिए हम ऐसा माना है, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा बच्चे, है ना, और फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, ऐसे कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो अगर इधर की तरफ एक्सीलेट करा, अलोंग द स्ट्रिंग फोर्स देखने की कोशिश करते हैं बच्चे, ये इधर की तरफ देख, इधर की तरफ, तो कितना फोर्स लगेगा, M2G आगे की तरफ का फोर्स है, और इसके पीछे अपोज करने के लिए एफ के फोर्स है। हम लोग सीधा लिख सकते हैं, मान लो इधर की तरफ, अब जिधर एक्सेलेट करता है उधर नेट, जिधर नेट फोर्स उधर नेट एक्सेलेरेशन, या जिधर नेट एक्सेलेरेशन उधर नेट फोर्स, दोनों स्टेटमेंट वाइस वर्सा ट्रू है ना भाई, है कि नहीं। तो M2G बच्चों माइनस एफ के इक्वल्स टू टोटल सिस्टम का मास कितना हो गया, M1 प्लस M2 इंटू ए, तो कितना हो जाएगा, M2G माइनस एफ के कितना होगा, म्यू एन, एन क्या होगा बच्चे, यहाँ पर एन होगा, एन ऊपर की तरफ ये होगा, इन्हीं इसी सरफेस के बीच का नॉर्मल चाहिए, यहां फ्रिक्शन है ना, तो यहां नीचे लग रहा होगा M1G, तो ये हो जाएगा अपना म्यू, यहां पर M1G ही होगा, एन इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू ए। समझ में आया होगा, आई एम श्योर सबको आ गया होगा। तो अगर हम एक फॉर्मूला मतलब अगर एक एक्सप्रेशन की बात करें तो बन गया म्यू। अच्छा कहोगे भैया आपने म्यू क्यों लिखा, क्यों भाई, क्यों हमने इसलिए लिखा म्यू, क्योंकि यहाँ पर म्यू की और म्यू की वैल्यू अलग से नहीं दी थी, हालांकि स्लिप कर, अगर म्यू के दिया होता तो म्यू के लगाते हैं यहाँ पे, अगर म्यू के दिया होता बच्चे तो हम म्यू के लगाते, इसमें छोड़ने वाली कोई बात ही नहीं थी, म्यू के दिया होता तो म्यू के लगा लेते, इसमें कौन छोटी बात है। बट यहाँ पर म्यू और म्यू के दोनों सेम दिया, म्यू ही दिया ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, पहले हमारा एक्स्ट्रा फोर्स नहीं था, यहाँ एक एक्स्ट्रा फोर्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, ये देखो एक्स्ट्रा फोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया है, बस कुछ नहीं है, सेम ही है, तो ये आपका आ गया, करेक्ट है। आई होप ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है आपके लिए, नहीं हो रहा, ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, केस 2 करते हैं। ठीक है बच्चों, केस 2, केस 2 में क्या मान ले बताओ, आप बताओ क्या मान लेते हैं, कुछ इंक्लाइन सरफेस ले लेते हैं ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, एक इंक्लाइन सरफेस ले लेते हैं ऐसा, ठीक है, ये इंक्लाइन सरफेस, ये फिक्स्ड है, नीचे फिक्स्ड है, ऐसे ऐसे करके यहाँ एक ब्लॉक डाल देते हैं, ऐसे करके ब्लॉक डाल देते हैं, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ ले गए, और यहाँ पुली लगा देते हैं, ये ऐसे पुली है, ठीक है, तो ये ऐसे करके यहाँ पर एक ब्लॉक लटका दिया हमने, ये है M1, ये है M2, और ये है थीटा। आपको क्या कह दिया है, M1 M2 एंड थीटा, और यहाँ फ्रिक्शन भी दिया, अच्छा सिर्फ म्यू दे रहा हूँ, मगर मैं आपको ऐसे ही करके निकाल के देगा आपको म्यू, इसका मतलब म्यू दिया हुआ, ये कोई एरो एरो फोर्स फोर्स नहीं है ना, तो यहाँ पर फ्रिक्शन है, तो मैं कंफ्यूज ना इसलिए इसको अलग कलर दिखा देता हूँ, म्यू दिया हुआ है, ठीक है।
ये थीटा है और यहाँ पर म्यू दिया हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। म्यू का मतलब म्यू के और म्यूस दोनों सेम है। मैं आपसे सीधा क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स। अच्छा, ये डायरेक्शन तो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन समझ में आ गई थी ना, इसका डायरेक्शन तो क्लियर होगा ऐसे करके। अभी हमने मैथमेटिकल वैल्यू नहीं रखी, इस बात को ध्यान रखना, अभी मैथमेटिकल वैल्यू नहीं रखी है ना। तो मैथमेटिकल वैल्यू, अगर मैथमेटिकल वैल्यू क्वेश्चन देखना चाहते हो तो प्लीज डू अटेंड ट्यूटोरियल क्लासेस। हम ट्यूटोरियल क्लासेस भी ले रहे हैं, बड़े फायदेमंद क्लासेस हैं, है ना। अगर आप एक्चुअल में जेई की तैयारी करना चाहते हो तो लेक्चर भी अटेंड करें और ट्यूटोरियल भी अटेंड करें, आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ा फायदा होगा, ठीक है। तो M2 और M1 हो गया अपना ये। तो फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, करेक्ट है बच्चे, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स। तो अब यहाँ पर, अब देखो अपना स्टेप्स वगैरह वाला कॉन्सेप्ट तो ठीक है, वो तो हमें समझ में आ रहा है। अगर हम फोर्सेस, अब उसको डायरेक्टली लगाना शुरू कर दो। स्ट्रिंग के अलॉन्ग ड्राइविंग फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि स्ट्रिंग के अलॉन्ग नेट फोर्स बैलेंस करते हैं, डायरेक्टली आता है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, को डायरेक्टली ऐसे लगा लो, है ना। तो अब किधर ही एक डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन मान लो, किधर मानोगे बताओ, आप किधर मानोगे? चलो इधर ऐसे करके मान लेते हैं, स्ट्रिंग के अलॉन्ग ऐसे। आप नीचे भी मान सकते, तो उल्टा मान के करते तो कुछ गड़बड़ नहीं होता। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये ऐसे सीधा बनाओ, ऐसे करके और ऐसे करके घुमा लो, है ना, ऐसे तो बना रहे थे हम लोग। अब इधर पे फोर्स देखोगे तो इधर की तरफ क्या क्या फोर्स होगा, रट लेते हैं हम लोग, m1g साइन थीटा बच्चे, और इधर की तरफ क्या होगा, m1g कॉस थीटा। जरूरत पड़ेगी इसलिए रख लो, ठीक है, करेक्ट है। और इधर की तरफ नॉर्मल होगा, और यहां क्या लग रहा होगा, m2g बच्चे। अच्छा एक बात ध्यान देना, यहाँ पर टेंशन इंटरनल हो जाएगा, टेंशन तो इंटरनल होगा, आपको समझ में ही रहा होगा, टेंशन इंटरनल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर अलोंग द सरफेस बात करते हैं, अलोंग द सरफेस बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना, अलोंग द सरफेस बात करेंगे, इधर का फोर्स क्या होगा बच्चे, m1g साइन थीटा, इधर की तरफ का फोर्स क्या होगा बच्चे, m2g, और ये रहा एक्सेलेरेशन। अब कहोगे भैया आप एक फोर्स भूल रहे हो, कौन सा फोर्स भूल रहा हूँ, फ्रिक्शन जी को, फ्रिक्शन जी को नहीं भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है ना। फ्रिक्शन को भूल जाओगे तो पाप चढ़ेगा, है ना। फ्रिक्शन नहीं बोलना, तो अभी मैं फ्रिक्शन सबसे लास्ट में दिखाऊं हमेशा, क्योंकि जब एक्सेलेरेशन का आइडिया लग जाता है, जैसे अब इधर की तरफ एक्सेलेरेशन है बच्चे ना, तो अगर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्लिप कर रहा होगा, स्लिप करके ऊपर जा सकता है ना, स्लिप करके ऊपर जा सकता है। तो अगर स्लिप करके ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ ये, और क्या क्या लगेगा, एफ के लगेगा, इस बात को प्लीज ध्यान देना, है ना। तो अब ये स्ट्रिंग सरफेस के लॉन्ग लगेगा तो स्ट्रिंग के लॉन्ग लगेगा, तो वी हैव नाउ थ्री फोर्सेस। आपने एक्सेलेरेशन इधर की तरफ माना और दो फोर्सेस उसके पीछे लग रहे हैं, करेक्ट है। तो भैया कैसे लिखेंगे, अब एक्सेलेरेशन कैसे लिखेंगे, सोच के बताओ कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताओ। हाँ जी, m2g आगे का फोर्स, एक्सेलेरेशन के लॉन्ग का फोर्स, तो एक्सेलेरेशन के लॉन्ग ये फोर्स है m2g माइनस m1g साइन थीटा, और इसके परपेंडिकुलर फोर्सेस का कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ स्ट्रिंग के लॉन्ग फोर्सेस चाहिए। तो क्या होगा, m2g माइनस m1g साइन थीटा माइनस एफ के क्या होता है बच्चे, म्यू के एन, लेकिन म्यू तो म्यू ही दिया यहाँ पर, तो म्यू एन लिख देते हैं, इक्वल्स टू नेट मास विच इज m1 प्लस m2 इंटू एक्सलेशन, एक्सलेशन तो निकालना है, और दोनों का एक्सलेशन सेम ही होगा, ये बात तुम्हें समझ में आओ, क्योंकि स्ट्रिंग इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, मैं इन्फॉर्मेशन पहले थ्रो कर चुका हूं आपको। तो याद ही रखना है कि इन दोनों ब्लॉक का एक्सलेशन अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगा, ऐसा सेम नहीं होगा, मतलब अलोंग द स्ट्रिंग सेम डायरेक्शन अगर बोलना तो अलोंग द स्ट्रिंग सेम बोलना, ठीक है। इनटू ए कर देंगे बच्चे, तो ए आ गया अपना, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2g माइनस m1g साइन थीटा माइनस म्यू एन, म्यू एन, एन क्या होगा बच्चे यहाँ पर, एन इक्वल्स टू mg cos थीटा। कैसे पता, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई एक्सीलेशन नहीं है, ये अलोंग द सरफेस एक्सीलेट कर रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर सरफेस में नेट फोर्स जीरो होगा, तो n इक्वल्स टू m1g cos थीटा, ये हम निकाल भी चुके हैं, m1g cos थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इस वाले केस में आपका एक्सीलेशन ये होगा बच्चे, है ना। कुछ मुसीबत तो नहीं लग रही है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बिना फ्रिक्शन के कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में हमने बिना फ्रिक्शन के वाले क्वेश्चन किए थे ना, तो हमने फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया और सॉल्व करना शुरू कर दिया, है ना। तो प्लीज इसके बाद का जो ट्यूटोरियल क्लास होगा उसको डेफिनेटली अटेंड करना, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराऊंगा मैं, इसी से रिलेटेड होगा, फ्रिक्शन से रिलेटेड होगा, जो मैं दो तीन चीजें होंगी वहां पे कराऊंगा, कुछ चीजें यहाँ पे कराऊंगा, तो दोनों सप्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को, ऐसे छोड़ नहीं देने का, ठीक है। तो जो मैं अगली क्लास में आपको कराने वाला हूँ वो आपका फ्रिक्शन का ही कंटिन्यूएशन में आएगा। मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ ताकि मैं वहीं से शुरू कर सकूँ। अच्छा, फ्रिक्शन की बातें करेंगे, फिर हम लोग ब्लॉक और ब्लॉक कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, फ्रिक्शन में ही ब्लॉक और ब्लॉक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। और प्लीज डू अटेंड फ्रिक्शनल फोर्स का ट्यूटोरियल क्लास, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे जिसमें फ्रिक्शन को बहुत ज्यादा चेंज कर रहे होंगे, छेड़ रहे होंगे, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन क्या है, इसमें मैं नंबर डाल देता हूँ, और इसमें देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आएगी जो आपको समझ में आएगी, केस 3 बना लेते हैं। वो इंटरेस्टिंग सी चीज क्या होगी जो मैं अगली क्लास में बात करूंगा आपसे, ठीक है। चलो।
केस 3। अब मैं अभी तक मैं नंबर्स में डील कर रहा था, अब मैं तुम्हें वैल्यू देना शुरू करता हूँ। देखो जैसे ये रहा तुम्हारा इंक्लाइन सरफेस, एक इंक्लाइन सरफेस ले लिया हमने, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है बच्चे। ये एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 37 डिग्री। 37 की मतलब आपको पता चली क्या होगा, एक ब्लॉक दे देता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, कितनी पुलिस लगी यहाँ पे, 2 पुली है। ये मास 2m है, ये m है और ये m है। और यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू, अगर म्यू की वैल्यू सिर्फ, जैसे यहाँ के लिए मैंने म्यू की वैल्यू आपको दे दिया है ना, म्यू की वैल्यू दे दिया, ये म्यू इक्वल्स टू 0.5 दे दिया बच्चों, और यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू 0.5 दे दिया, और म्यू सिर्फ दिया, इसका मतलब सीधा सीधा क्या होगा, सिर्फ इतनी वैल्यू है। तो ये रफ सर्फेसेस है, ये वाला सर्फेस भी रफ है बच्चे, ये वाला सर्फेस भी रफ है, बाकी सब तो आपको समझ में ही रहा होगा। बाकी देखो मासेस दिया हुआ है। अब यहाँ पर प्रॉपर एक आंसर आएगा, एक नंबर के साथ आंसर आएगा, जी की वैल्यू आप जी ले सकते हो, जी के टाइम में आंसर कर सकते हो। तो फाइंड एक्स, अब देखो 2 स्ट्रिंग्स अपने पास, कौन सी 2 स्ट्रिंग्स है, ध्यान से देख, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, और ये आपके लिए है होमवर्क क्वेश्चन, है ना। और यहीं से कहानी शुरू करेंगे, और मैं आपको एक नई चीज यहाँ पर बताऊंगा, और इसके क्वेश्चन करके हम लोग ब्लॉक और ब्लॉक कॉन्सेप्ट पाएंगे, उसके बाद सर्कुलर मोशन में पहुंच रहे होंगे। तो ये काफी लंबा टॉपिक है, लेकिन ऐसा सोचो ये चैप्टर ना आपका बैकबोन है। मतलब अगर आप ये चैप्टर आगे आपको, तो आपको एनर्जी में दिक्कत नहीं आएगी, आपको रोटेशन में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको ये है कि थोड़ा साथ तो देना पड़ेगा ना मेरा, मतलब बहुत अच्छे से इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अनाप्शन आप पढ़ ले रहे हो कहीं से भी, छोटा छोटा आसान आसान चीज, तब तो वो फिर वो बोर्ड वोर्ड की, जस्ट बोर्ड वोर्ड पास करना तो ठीक है। अगर आईटी वाईटी करना, मेंस वेंस करना, कुछ अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज लेना, तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक। अच्छा, एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक में ध्यान रखना इस बात को, एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक में सारे ब्लॉक का एक्सेलेरेशन अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगा बच्चे, है ना। एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक में, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स, है ना। तो यहीं से शुरू करेंगे कहानी आपकी, और आई थिंक, मुझे लगता है 1 घंटे तक में, आई थिंक बहुत सारे बच्चे सोचेंगे 1 घंटे से ज्यादा कि आपका और भी कोर्सेज चलते रहते, तो और भी एक दिन में आपको तीनों करना है, तो आप 1 घंटा ठीक है, मतलब 1 घंटे में आप काफी सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये रही आपकी बात फ्रिक्शनल फोर्स की। एंड प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डू अटेंड ट्यूटोरियल क्लास ऑफ दिस, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है उसकी, है ना। चलो, थैंक यू सो मच।